सुबह के 10 बजने वाले हैं और हम आपके लिए लेकर आए हमारा खास कार्यक्रम न्यूज एंड व्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा यादव और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, खास कार्यक्रम में आपको न्यूज के साथ मिलेंगे व्यूज और व्यूज में होगा विश्लेषण। तो देखिए, मौसम भले ही मॉनसून का हो और बाहर झमाझम बारिश हो रही हो, लेकिन दिल्ली के सियासी गलियारों में इस वक्त जबरदस्त तपिश महसूस की जा रही है, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र। और यकीन मानिए, इस बार का सत्र सिर्फ सत्र नहीं है, ये होने वाला है पक्ष और विपक्ष के बीच का असली महामुकाबला। तैयारी दोनों तरफ से पूरी है। इधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़े प्यार से हाथ जोड़कर सभी दलों से ये अपील की है कि सदन को सुचारू रूप से चलने दीजिए, जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा कीजिए। लेकिन विपक्ष के तेवर देखकर ऐसा लग रहा है कि वो चर्चा के मूड में कम और खर्चा यानी कि सरकार को घेरने के मूड में ज्यादा है, क्योंकि जब सरकार को घेरेंगे तो सीधी बात है, संसद नहीं चलेगी तो फिर किस तरीके से यहाँ पर संसद का पैसा जो है वो जाया होगा। अब देखिए, इसका ट्रेलर तो कल ही दिख गया था। रविवार को जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में करीब 3 घंटे तक सर्वदलीय बैठक चलती है तो 40 दलों के 58 नेता चाय बिस्कुट खाने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन माहौल की कड़वाहट छिपी नहीं रही और सांसदों को बुलाने के मुद्दे पर विपक्ष ने ऐसा यू टर्न लिया कि सीधे बैठक से ही वॉकआउट कर दिया। यानी पिक्चर रिलीज होने से पहले साफ हो गया कि इस बार विपक्ष सरकार को कड़ा मुकाबला देने के मूड में है, लेकिन सरकार भी पहले ही दिन से फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है। पहले ही दिन राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह एक बेहद बड़ा और कड़ा विधेयक पेश करने जा रहे हैं और यह है राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक 2026। और इस नए बिल के तहत में हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करना सीधा जेल का टिकट कटाएगा। 1971 के पुराने कानून में संशोधन कर अब तिरंगे, संविधान और राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रीय गीत के अनादर को भी दंडनीय अपराध बनाया जा रहा है, जिसमें पूरे 3 साल तक की जेल हो सकती है। अब देखना यह होगा कि राष्ट्रभक्ति की इस पिच पर सरकार की इस गुगली का विपक्ष क्या जवाब देता है। सवाल बड़ा है, क्या ये मॉनसून सत्र वाकई जनता के मुद्दों पर बरसेगा या फिर भारी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? कौन कौन से बड़े बिल पास होने वाले हैं, विपक्ष की स्ट्रैटेजी क्या है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राजनेता और विशेषज्ञों का एक पैनल भी जुड़ेगा जल्दी, जिससे आपको अवगत कराएंगे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जब सत्र का आगाज होगा तो क्या जबरदस्त हंगामा देखने को मिलेगा? क्योंकि सर्वदलीय बैठक जब बुलाई जाती है तो ये कोशिश की जाती है सर्वदलीय बैठक बुलाकर कि शायद बातचीत के जरिए इस बार का जो सत्र है उसको सार्थक बनाने की कोशिश की जाएगी। संजीव कौशिक हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे जुड़ चुके हैं और अक्षय मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अक्षय, आपके पास आते हुए, अक्षय, आज का दिन बहुत ही खास रहने वाला है। अब ऐसे में दोनों ही पक्ष की क्या स्ट्रैटेजी अभी तक नजर आ रही है? देखिए, सरकार के अपने एजेंडे हैं और 8 विधेयक इस सदन में खास करके मानसून सत्र में पेश होना है, लेकिन विपक्ष के अपने एजेंडे हैं और साफ तौर पर है कि राम मंदिर मामला हो, नीट का पेपर लीक मामला हो या फिर एथनॉल का मामला हो, इसके अलावा बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष लगातार आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह से राजनाथ सिंह ने बयान दिया था उस पर भी शोर और हंगामा देखने को मिल सकता है, लेकिन जिस तरह से राम मंदिर पर नोटिस दिए गए हैं, राम मंदिर में जो चोरी हुई थी उस पर कांग्रेस की तरफ से नोटिस दी गई है कि 267 नियम के तहत इस पर चर्चा कराई जाए। एक तरफ से देखना दिलचस्प ये रहेगा कि सरकार इसको मानती है नहीं मानती है, संभावना कम दिखती है। दूसरी तरफ सरकार पर फिर से वंदे पर विचार कर रही है। आज अमित शाह सभा में इसको पेश करते हुए दिखेंगे और उस रूप से कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर विचार फिर से बीजेपी और एनडीए आगे बढ़ने के प्रयास कर रही हैं, लेकिन विपक्ष का साफ तौर पर है कि राम मंदिर का चोरी, नीट का पेपर लीक, विदेश नीति पर जिस तरह से असफलता मिली है, विपक्ष का आरोप है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो संख्या बल निश्चित से सरकार के पक्ष में दिखता है, लेकिन अभी महिला आरक्षण को लेकर के बहुत ज्यादा क्लियर स्थिति नहीं आ पाई है। और जो बीएससी की मीटिंग हुई थी और उसके बाद ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में भी बीएससी की मीटिंग की जा सकती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी कि कौन कौन से एजेंडे सामने लाने हैं, लेकिन एक तरफ से कहा जाए
बिल्कुल अक्षय, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त संजीव कौशिक सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव सर, आप क्या आप देखते हैं, कैसा आप देखते हैं, क्योंकि आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से वंदे मातरम को लेकर बिल भी लाया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की हम बात करें तो उनकी भी अपनी पूरी स्ट्रैटेजी तैयार है। ओम बिरला की तरफ से पोस्ट किया गया है कि संसद को ढंग से चलने दे, गरिमा का ध्यान रखे। तो क्या लगता है कि आज पहला दिन कैसा रहने वाला है? देखिए, सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः राष्ट्रवाद के पिच पर खेलने के लिए वो तैयार है और वंदे मातरम बिल के माध्यम से वो लोगों को जो मैसेज देना चाहती है वो अपना मैसेज देगी। लेकिन इस बार चूंकि इस बार क्या हमेशा से हंगामेदार ही रहता है सब, यदि हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि इस बार भी जिस तरह से विपक्षी पार्टी के लोगों ने खेमे में जिस तरह से एक रणनीति बनाई है, चाहे वो अभी अक्षय भाई जिस तरह से कह रहे थे, रिसॉल्व का मामला हो, नीट का मामला हो, सोनम वांगचुक का मामला हो, पेपर लीक से लेकर के, और जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रीय दलों को तोड़ करके जिस तरह से एक पार्टी को मान्यता देने की बात हो, कल भी जिस तरह से टीएम से टूटे हुए बागी जो नेता थे उन लोगों को जिस तरह से एक मान्यता देने की बात थी, जिस तरह से उन लोगों को बुलाया गया था, तो इस पर भी विपक्षी खेमे में कलबलाहट है और निश्चित तौर पर वो सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। सरकार को घेरने के लिए कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो जन सरोकारी मुद्दे हैं। मेरा मानना यही है कि जन सरोकारी मुद्दे को लेकर के यदि विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरती है तो उसका समर्थन भी मिलेगा, लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। क्योंकि आज के वक्त में जिस तरह से साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार अभी तक के जो काम करने की शैली रही है सरकार की, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि विपक्षी पार्टियां या विपक्ष के लोग किस तरह से बोलते हैं और सोचते हैं, वो मनमाने तरीके से अपने तरीके से काम करती हुई दिखाई दे रही है। तो इस बार भी कुछ वैसा ही दृश्य दिखेगा, लेकिन सरोकारी मुद्दे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का एक सबब बनेगी और उन मुद्दों पर विपक्ष उनको घेरता हुआ दिखाई देगा। अमित शाह भी जिस तरह से उनके काम करने की शैली है और बात करने की जो शैली है वो आक्रामक तरीके से पहले से ही दोनों तरफ से, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि दोनों तरफ से जिस तरह की तैयारियां हैं वो टकराहट की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। भले लाख आप अपील करने की किरण रिजिजू को हमने सुना कि वो अपील कर रहे थे कि आपको विरोध करना है, विरोध कीजिए, लेकिन एक लोकतांत्रिक तरीके से हम खूब देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के लोगों के साथ क्या अंजाम हो रहा है, किस तरह से उनके साथ व्यवहार सरकार कर रही है, सदन के अंदर से लेकर के सड़क तक। आज लड़के जिस तरह से सदन तक कूच करने की बात कर रहे थे वो भी एक गुस्से में दिखाई दे रहा था। वो कमोबेश ये सारा परिदृश्य आपको इस सत्र में दिखाई देने वाला है। अक्षय, सरकार की क्या तैयारी है वंदे मातरम बिल को लेकर? आंकड़ा किस तरह से रहेगा, उसके लिए क्या गणित बिठाया गया है? देखिए, सरकार के साथ आंकड़ा है, लोकसभा की स्थिति बहुत मजबूत है। ऐसी स्थिति है कि जो बहुत वर्षों पहले हुआ करती थी, तो बीजेपी को वहां पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और इस चीज को लेकर के विपक्ष कर्मियों को बहुत असर देखने को नहीं मिलेगा। कुछ देर बाद सदन की शुरुआत 11 बजे होगी। 10:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सामने आ सकता है। कोशिश करेंगे कि चर्चा करते हुए नजर आए, लेकिन आज जताई जा रही है। दूसरी बात यह है कि स्टेटहुड को लेकर के 10:30 बजे के पास गठबंधन है एनसी और कांग्रेस का, वो भी शुरू हो सकता है फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में। दूसरी बात यह है कि जंतर मंतर पर जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है वहां से भी खबरें निकल के सामने आ रही है कि कोशिश कर सकते हैं कि लोग संसद की तरफ करें, लेकिन पुलिस सतर्क है और हो सकता है कि कड़ाई से वंदे मातरम पर विपक्ष की स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है? क्योंकि वंदे मातरम का तो हमेशा कांग्रेस ये कहती रही कि हम तो खुद वंदे मातरम कहते हैं और आपका वंदे मातरम बनावटी है, हम सच्चे तौर पर वंदे मातरम कहते हैं। तो अब जब इस बिल को पेश किया जाएगा तो वंदे मातरम पर विपक्ष की क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है? देखिए, हंगामा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि बाद में सपोर्ट आ जाएगा, क्योंकि इससे किसी को दिक्कत नहीं है कि वंदे मातरम को अगर आप तो फिर किसी तरह से बदलाव किया जाए। लेकिन साफ तौर पर है कि सरकार की अपनी नीतियां हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हमेशा स्टेट का प्रयास बीजेपी करती रही है और एक बार फिर से सदन के जरिए वो कोशिश कर रही है कि तमाम मुद्दों से डाइवर्ट किया जा सके, ऐसा विपक्ष का आरोप है। और देखना दिलचस्प यही रहेगा कि जब अमित शाह बोलते हैं विपक्ष की तरफ से ये जरूर आ रहा है कि विरोध होगा, लेकिन
ऐसा विरोध होगा जिससे कि बिल पर भी प्रभाव पड़े, उसकी किया जा सकता है इस विधेयक को। और राज्यसभा में भी मैंने कहा कि बहुमत स्पष्ट बहुमत है, और लगभग अगर देखा जाए तो समर्थन में 140 से ज्यादा सांसदों का समर्थन इस समय बीजेपी के पास है। ठीक है, अदिति नागर भी जुड़ गई हमारे साथ में। अक्षय आपके पास आते हैं, पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, आज का सिनेरियो कैसा होगा आपकी नजर में? देखिए, आज का दिन बेहद खास है। पहला इसलिए क्योंकि 18वीं लोकसभा का 8वां सेशन शुरू होने वाला है। 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को संबोधित करेंगे, और पिछले ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी सत्र शुरू होता है मीडिया को संबोधित करते हैं, उसमें सत्र का टोन सेट हो जाता है और हर बार कुछ न कुछ खास निकल कर आता है। उसको डिकोड करते हैं तो ये समझ आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताना चाह रहे हैं कि सत्र किस दिशा में आगे जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि आप देखिए 20 जुलाई 2026 आज का दिन जब संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 7 बिल, 5 नए बिल, लेकिन इसमें एक बिल जिसका नाम नहीं है, जिसकी तैयारी पिछले 3 महीने से हो रही है, और वो है महिला आरक्षण बिल, जिसमें होगा डिलिमिटेशन। आप समझ लीजिए संसद में 543 से 816 होने जा रही हैं सीटें, और वो इस सत्र में होगा। 30 जुलाई के इस सत्र को इतिहास में याद रखा जाएगा। लेकिन इसके अलावा विपक्ष, अभी जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो वो संसद में बैठकर बैठक कर रहे हैं, जिसमें ये चर्चा कर रहे हैं कि हमारे एजेंडे क्या होंगे। इलेक्शन से लेकर एजुकेशन तक का उनका ये मानना है कि वो सरकार जवाब दे। सरकार जवाब दे नीट परीक्षा पे इस्तीफा क्यों नहीं, सरकार जवाब दे नीट परीक्षा कैसे लीक हुई, सरकार जवाब दे इलेक्शन कमीशन में कई तरह की चीजों को लेकर, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें और खास तौर पे आप देखें कि हॉर्मूज के जो हालात अब वापस से जिस तरीके से स्थितियां हैं, तो ऐसे में बहुत सारी चीजों पर विपक्ष सरकार से मांगेगी जवाब, चर्चा। और सरकार का एजेंडा है कि 7 बिल प्लस महिला आरक्षण बिल डिलिमिटेशन पास कराना। इसके विपरीत आज सिनेरियो बहुत डिफरेंट है। पूजा ट्रैफिक पूरा लुटियन जोन में फैला हुआ है, और पुलिस ही पुलिस आपको नजर आएगी, सिविल कपड़ों में भी, और बहुत सारी और जो टुकड़ियां हैं सिक्योरिटी की वो भी आपको नजर आएंगी सड़कों पे, क्योंकि पंजाब से भी लोग आए, हैदराबाद से भी फ्लाइट्स आई हैं, दिल्ली से भी लोग, जयपुर से भी लोग आए हैं, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर इकट्ठे होने आए हैं। तो अब कई जगह 144 है, क्योंकि जाहिर तौर पे वीवीआईपी इलाका है, लेकिन अब ऐसे में उसको कैसे हैंडल करना, क्या संदेश होगा, तो जब तक दोपहर होने लगेगी बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन आप देखेंगे कि हंगामा आपको सत्र में देखने को मिलेगा। उसके बाद अभी लोकसभा स्पीकर के कंधों पर है कि वो कैसे पक्ष विपक्ष के बीच में सहमति बना के इतने सारे बिल पास करा पाते हैं। और दूसरा, अब सिनेरियो भी नजारा बदला होगा कि वो जो पिछले सत्र तक बैठा करते थे विपक्ष के साथ, इस बार पक्ष लॉबी में बैठे नजर आएंगे, तो जाहिर तौर पे बॉडी लैंग्वेज भी अलग होंगी, बयानबाजियां भी अलग होंगी, बहुत कुछ अलग होगा। जैसे कल विपक्ष ने एक बार वॉकआउट किया ये कहकर कि ये बागी है। बिल्कुल आदित्य, इस वक्त ठीक है, आगे आपके पास फिर से लौटेंगे। संजीव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन होना है, और हमने इससे पहले देखा है जब कोई सेशन स्टार्ट होता है तो प्रधानमंत्री हमेशा विपक्ष से कहते हैं कि भाई आप अपनी बात को रख सकते हैं, जनता के मुद्दों को आप उठाइए, लेकिन हंगामा मत कीजिए, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने वाली है, ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अभी जब उनका संबोधन होगा वो इस बार क्या कहते नजर आएंगे? हालांकि जैसे कि अदिति ने भी बताया कि एक जो टोन है वो सेट हो जाती है कि सत्र किस तरीके से चलेगा। देखिए, सच बात यह है कि प्रधानमंत्री हो या अमित शाह जी हो या भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता हैं, कहीं किसी मुद्दे पर वो आपको नर्म नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके काम करने की जो शैली है वो आक्रामक रहेगी, वो अपने अंदाज में रहेंगे, कहीं से भी वो झुकते हुए दिखाई नहीं देंगे। और यही उनका जो इसे अकड़ भी नहीं कहेंगे, सत्ता में है तो निश्चित तौर पर उनका अपना एक स्वभाव है, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूती है और तमाम विपक्षी पार्टियों को मजबूर करती है कि वो भी उसी शैली में बात करें। सवाल यह है कि यदि विपक्षी पार्टियां यदि कोई बात कहना चाह रही है, विपक्षी पार्टी किसी मुद्दे पर यदि कोई राय रख रही है, उस पर वो चाह रही है कि चर्चा हो। संजीव जी, आपने एक बात पे गौर दिया, अदिति ने कहा कि डिलिमिटेशन महिला आरक्षण बिल, ये तो ऐसे अदृश्य बिल हैं जिनका जिक्र भी हो नहीं रहा, लाने की तैयारी तो इस बार ये है। इस पर विपक्ष क्या करेगा इस बार? पूजा, ये आसान नहीं है 360 के करीब में जाना, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है वो कोशिश में वो लगातार पिछले कुछ महीनों से जब पलट के आप पीछे देखेंगे तो उनकी कोशिश लगातार सफलता के अंदर बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है। किस तरह से पार्टियों को तोड़ा गया है, किस तरह से पार्टी के लोगों को अपने पक्ष में लाया गया है। अपने पक्ष में लाने के लिए ऐसे पार्टियों को भी जिसको पिछले विधानसभा इलेक्शन में 825 भी वोट नहीं मिले, उसके 20 सांसद हैं आज के वक्त में,
तो जिस तरह से अलोकतांत्रिक कदम इसे विपक्षी पार्टियां लगातार ये कहती चली आई, तो वो कदम बढ़ता हुआ दिखा और तोड़ फोड़ यानी सर नंबर्स तो फिर हैं, लोकसभा की भी बात कर लें या राज्यसभा की, तो आसानी से पास तो इन बिल को फिर सरकार कर सकती है इस बार। सिर्फ 7 का आंकड़ा कम है 2/3 में। देखिए, सच बात यह है कि विपक्षी पार्टियां किसी भी कीमत पर इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी। उनकी कोशिश होगी और कितना वो सफल हो पाते हैं ये बात अलग है। लेकिन विपक्षी पार्टियां सरकार के मंशे को खूब समझती है कि वो महिला आरक्षण बिल के या विधेयक के बहाने उसकी निगाहें क्या है, वो डिलिमिटेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो जनसंख्या के आधार पर वो चाहते हैं कि सीटों का संख्या बढ़ाया जाए, और सब जानते हैं कि वो किस तरह का खेल उसमें खेलना चाहते हैं। हिंदी बेल्ट या उत्तर भारत में जो जहाँ पे उनकी सीटें ज्यादा है, निश्चित तौर पे उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, वहाँ सीटों की संख्या बढ़ेगी। दक्षिण भारत के बहुत सारे जगहों पे उन सीटों की संख्या बढ़ने के बावजूद अनुपातिक रूप में कम सीटें होंगी। तो ये सारी परिस्थितियां लोगों के बीच में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पिछली बार केवल संख्याओं के आधार पर मात खा गई थी, वो महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो पहले से ही पास हो चुका था, इसमें तो कहीं कोई दो मत है ही नहीं। लेकिन उसके बहाने जो खेल खेलने का प्रयास किया गया था, जो उसमें संशोधन करने का प्रयास किया गया था, वो गिरा था। और एक बार पुनः अदिति जैसा कि बता रही है कि ये हिडन एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो कोशिश करेंगे कि निश्चित तौर पर इस पर भी नैया पार लगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये आसान नहीं रहेगा। अदिति, ये आसान नहीं रहेगा, लेकिन जिन मुद्दों का जिक्र विपक्ष की ओर से किया जा रहा है, चाहे वो E20 की बात हो या फिर और अन्य मुद्दों की बात हो, क्या इन पर चर्चा भी संभव है और इसको लेकर क्या तैयारी की है विपक्ष ने? अक्षय, आपसे भी यही सेम सवाल है। देखिए, विपक्ष की अपनी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे तोड़ फोड़ हुई है। टीएमसी अब खत्म है, होने के कगार पर है, वहां पर सांसदों की संख्या बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि एनसीपीआई, जो कि संजीव जी बता रहे थे कि क्या स्थिति है उनकी, लेकिन फिर भी इस समय भी सांसद उनके पास हैं। दूसरी बात यह है कि शरद पवार और सुप्रिया सुले इस समय मुझे लगता है कि कंफ्यूजन की स्थिति में है कि वो किस साइड जाएं। अगर वो एनडीए को सपोर्ट करने का प्रयास करते हैं तो फिर उनके वोट बैंक में भी समझदारी होती है, उनसे भी अगर पोजिशन के चाहते हैं तो फिर अलग यहाँ पर अच्छे सांसदों को साथ जोड़ने गया है। तो बीजेपी के पास मजबूती तो निश्चित से आई है, इनके पास मजबूती तो निश्चित से आई है, लेकिन वो मजबूती कितनी है, क्या जो 307 का है वो पूरा कर चुके हैं? लेकिन ऐसा लगता नहीं है। कुछ दिन पहले अमित शाह ने जरूर इस बात जिक्र किया था कि वो भी डिलिमिटेशंस बिल्कुल आएंगे। आपका कि आंकड़ा पूरा है, कोशिश सरकार की ये है कि वो अभी जिस अक्षय, आपके पास फिर से लौटेंगे, आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो रही है, लौटेंगे आपके पास। संजीव सर, मैं आप ही से ये जानना चाह रही थी सर, क्योंकि अगर हम नंबर गेम की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वो एनडी के पक्ष में है। हम बिल्स की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसमें हमने डिलिमिटेशन या परिसीमन बिल और किस तरीके से, हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो लिस्ट जारी की उसमें नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इसको रख सकती है। सर, ऐसे में आप विपक्ष के रोल को कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर बिल लाती है सरकार, वो पास हो जाते हैं तो सरकार तो बताएगी हमने इस तरीके से काम किया, विपक्ष ने कोशिश बहुत की हंगामा करने की, और विपक्ष अगर हंगामा भी करता है तो फिर आम जनता के बीच में क्या नैरेटिव सेट होगा कि क्या सदन की कार्यवाही को विपक्ष नहीं चलने देता? देखिए, दो बातें। पहली बात तो ये है कि यदि सरकार काम कर रही है, सरकार यदि सदन में कोई बिल लेके आती है तो क्या वो देश के हित में है, देश को मजबूत करना चाहती है, या सरकार अपने आप को मजबूत करने के लिए बिल लाती है? ये सबसे बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और इसी को विपक्षी पार्टियां प्रमुखता से रखेगी सदन में। हमें यदि वन नेशन वन इलेक्शन की बात है या फिर ये डिलिमिटेशन की बात है, इन तमाम चीजों में कहीं भी आपको विपक्षी पार्टी या एक लोकतांत्रिक तरीके से देश को चलता हुआ आप नहीं देख पा रही है। इसमें देख रही है कि सरकार अपनी स्थिति किस तरह से मजबूत करे, उसकी जुगत में सरकार लगी हुई है और विपक्षी पार्टियां लगातार यही बात कहती हुई चली आ रही है। इसीलिए आसान नहीं होगा ये। निश्चित तौर पे सरकार आज के वक्त में धीरे धीरे संख्याओं की तरफ जो जिस तरह से उसने जुगाड़ लगाना शुरू किया है और लगातार बाहें फैलाए, जिस तरह से तमाम विपक्षी पार्टी के लोगों को तोड़ करके अपने तरफ करती चली जा रही है, करीब लगभग वो पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या सचमुच में, अभी जिस तरह की चर्चा हो रही थी, क्या सचमुच में शरद पवार इतना बड़ा रिस्क लेंगे? वो सुप्रिया सुले को भी हम सुन रहे थे, लगातार पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं, उनके स्टेटमेंट को सुन रहे हैं।
तो ये तमाम लोग जो अभी भी सरकार के पक्ष में कुछ बयानबाजी जो होती हुई दिखाई दे रही है, क्या सचमुच में वो धरातल पर उस तरह से स्टेप लेने वाले हैं क्या? और ये दिलेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार बाजी मारेगी। सरकार, चूंकि सब जानते हैं कि संख्याओं के आधार पर जो भी बिल पास होना है वो संख्या यदि है सरकार के पास तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेगी। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो जनता के सरोकारी मुद्दे हैं, चाहे E20 की बात हो, चाहे वो पर क्या वन नेशन वन इलेक्शन पर बात नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन ये आसान नहीं है। और क्या डिलिमिटेशन पर जो भी विपक्ष की मांगे थी, क्या उसको सुनते हुए आगे नहीं बढ़ना चाहिए? महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या आगे नहीं बढ़ना चाहिए? क्या ये इंपॉर्टेंट बिल नहीं है? क्या वंदे मातरम पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या बिल पेश नहीं होना चाहिए? निश्चित तौर पर होनी चाहिए, किसने कहा नहीं होनी चाहिए? तो फिर आपत्ति कहां पर है? फिर शोर शराबा किस बात का है? लेकिन सच बात यह है कि यदि सरकार यदि सचमुच में चाहती कि इस पर कोई आपत्ति नहीं हो तो सर्वसम्मति से बुला करके यदि इस पर पहले बात बताइए सर्वेश पाठक, सर्वसम्मति से बात होनी चाहिए, तो फिर सर्वसम्मति बैठक जो आप बुलाते हैं उसका मकसद क्या है? जब विपक्ष ये कह रहा है कि सर्वसम्मति से आप काम ही नहीं करना चाहते हैं। पूजा जी, प्रीति जी, आपको नमस्कार। सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ी व्यवस्था क्या है ना कि भारतीय ना देशद्रोह का काम कर लेते हैं, लेकिन वो अपने आप को अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता के उसमें छिपा लेते हैं। अभी जो इस सेशन में जो बिल इंट्रोड्यूस होगा उसमें महत्वपूर्ण बिल है इंसल्ट टू वंदे मातरम सॉन्ग। उसी तरीके से भारत में ये भी होना चाहिए कि अगर कोई पाकिस्तान का झंडा फहराए या नारा लगाए तो उसको भी जेल टर्म होना चाहिए। ऐसा बिल लेके आना चाहिए, क्योंकि अभी तक न तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर पाया है और न ही केंद्र सरकार की अगर कोई ऐसे काम करता है सुप्रीम कोर्ट से छूट के आ जाता है। आपने कहा कि सर्वदलीय बैठक, देखिए हर मौसम सेशन से पहले, पार्लियामेंट के सेशन से पहले सर्वदलीय बैठक होती है। सारी विपक्षी पार्टी कहते हैं नहीं हम सहयोग करेंगे, लेकिन ढाक के 3 बात, हर दिन पार्लियामेंट को चलाने का करोड़ों रुपया टैक्स पेयर का मनी बर्बाद होता है। और इस बार भी आप देखेंगे आज से स्टार्ट है ना, एक ही राग अलापेंगे ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। इसके अलावा इनके पास और कोई मुद्दा नहीं होगा। अगर मंदिर चंदे, राम मंदिर के चंदे की बात करेंगे लेकिन तिरुपति बालाजी भूल जाएंगे, वक्फ बोर्ड की चोरी भूल जाएंगे। ठीक है, वापस लौटे सर्वेश जी, आप अपने इसी पॉइंट को वापस उठाइएगा।